हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हमने जो लाइव प्रोसेस है या जैब रखने वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें 6.1 एक्टिविटी मैं आपको शो करूंगी अभी कि उसको हमने कैसे करना है। लेट अस सी। तो ये क्रोटोन वाला पौधा है जिसके बारे में हमने बात की थी कि क्रोटोन लेते हैं, स्कूल में आपने देखे होंगे लगे हुए। तो इसने क्या किया है, एक गमले को उठा के इसने क्रोटोन का पौधा लगा हुआ है, कुछ घंटों के लिए कमरे के अंदर रख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्या करने वाला है, और इसको पहले पौधे को 6 घंटे के लिए धूप में रखा है। एक पत्ते को तोड़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पत्ते को मतलब कि पौधे को गमले से पहले 6 घंटे धूप में रखा, जिससे कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए और खाना बन जाए। तो जो हरे पार्ट है जहाँ पे क्लोरोफिल है वहाँ भोजन बनेगा और वहाँ भोजन होगा। फिर हमने उसमें से एक पत्ता तोड़ा, उसको अपने पेपर पे ड्रॉ किया जहाँ, और फिर उसके बाद हमने उन पत्तों को उबाला। ठीक है, उसमें से फिर उस पत्ते को हमने अल्कोहल में, इस तरह एक बड़ी टेस्ट ट्यूब ली, इसको बॉली ट्यूब कहते हैं, इसमें अल्कोहल भरा हुआ है यहाँ तक, और इसमें इसको डाल लिया। तो इसमें पत्ते को अल्कोहल में डुबोया हुआ है, और फिर एक बीकर में पानी लिया है, और तो एक बीकर में इन्होंने पानी लिया हुआ है। देखो, अल्कोहल को हम डायरेक्ट कभी नहीं गर्म करते हैं, आँच पे नहीं रखते हैं, इसलिए इसने क्या किया, एक बीकर में पानी लिया और उस पानी बीकर को इस जाली के ऊपर रख के, नीचे ये ट्राइपॉड स्टैंड रखा है, इसके 3 पैर हैं, इसको ट्राइपॉड कहते हैं। यहाँ पे गैस जल रही है, ये आग है। अब इस जाली के ऊपर ये हमने बीकर रखा, और इस बीकर के पानी के अंदर वो टेस्ट ट्यूब रखी है जिसमें अल्कोहल है और उसमें पत्ता डूबा हुआ है। क्योंकि अल्कोहल आग पकड़ लेता है, इसलिए उसमें हम सीधे आंच पर नहीं रखेंगे, उसको पानी में रखेंगे। पानी गर्म होगा तो पानी की गर्मी से अल्कोहल गर्म हो जाएगा। तो अल्कोहल को उबलने तक हमें इस पानी को, बीकर को गर्म करना है कि उसकी पानी की गर्मी से अल्कोहल भी उबलना शुरू हो जाएगा। वो जो उबली हुई अल्कोहल में उबली हुई पत्ती है, उसको हमने आयोडीन के विलयन में डाल दिया है। ये जो ब्राइट कलर का गोल्डन ब्राइट आपको दिखाई दे रहा है, ये आयोडीन का सोल्यूशन है, आयोडीन का विलयन है। इसमें ये हमने अपना पत्ता डाल दिया है। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट है तो ये ब्लू हो जाएगा, जहां जहां कार्बोहाइड्रेट है
यानी कि जहां जहां खाना बना है क्लोरोफिल की वजह से, प्रकाश संश्लेषण के कारण, वहां वहां ये ब्लू हो जाएगा। और जहां जहां खाना नहीं बना है, जहां क्लोरोफिल नहीं था, वहां ये ऐसा ही रहने वाला है। तो जहां जहां ग्रीन कलर था, वहां वहां पे ये ब्लू हो जाएगा। और जहां पे ये पीला पार्ट था, वहां पे कोई चेंज आयोडीन की वजह से नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी थी। यहाँ हमने देखा कि किस तरह से एक एक्टिविटी की, किस तरह से apparatus को सेट किया, क्या क्या हमने काम किया। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। अब जब चाहे इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी थी 6.1। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको पौधों में पोषण बता दिया था। ठीक है, ये सब हमने कर लिया था। अब हम अगला जय प्रक्रम पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। इसमें एक्टिविटी 6.4 है। ये कहता है कि कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब में लेंगे, यानी कि ये जो होते हैं कांच की नली, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इसमें चूने का पानी है। चूना जैसे चौक होता है, उसमें चूना होता है, तो चूने को पानी में घुला हुआ है। और इसमें क्या किया है, इसने एक इसको इस तरह से अरेंज किया हुआ है, एक अपरेटस। इसमें ये कह रहा है, एक सिरिंज ली हुई है। सिरिंज मतलब पिचकारी जैसी, जैसे हमारे घर में होली में पिचकारी आती है, और डॉक्टर इंजेक्शन जिस चीज से लगाता है उसको सिरिंज कहते हैं। अब ये कहता है कि वाटर में हमने क्या करना है, चूने के पानी में ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। इस लाइम वाटर के अंदर आपने हवा देनी है, फूंक मारकर। ठीक है, तो चूने के पानी में जब हम फूंक मारते हैं, तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है, जिसकी वजह से चूने के पानी का रंग जो कि बहुत ही ब्राइट सफेद हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान है। तो इससे ये पता चला कि जब हम सांस छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये एक्टिविटी ये दिखा रही है। फिर एक्टिविटी 6.5 में कहता है, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड some yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with one old cork. कहता है कि कुछ फ्रूट का जूस लो, या चीनी का पानी, चीनी गाढ़ी गाढ़ा चीनी का पानी ले लो जिसमें चीनी ज्यादा हो, अच्छे से गाढ़ा सा, और उसमें थोड़ा सा यीस्ट डाल दो। यीस्ट का होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है, जो कि एक्टिव यीस्ट होता है, जो भटूरे और केक बनाने में डाला जाता है, वो आटे को सॉफ्ट कर देता है। तो ये एक कीटाणु होते हैं। अब इसको टेस्ट ट्यूब को बंद कर देंगे ऊपर से, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसको मुंह को बंद कर देंगे। तो इसमें हमने क्या ले रहे हैं, कुछ जूस या चीनी का पानी ले रहे हैं, और उसमें यीस्ट डाल रहे हैं। अब इसको हमने एक बेंट ग्लास ट्यूब लगानी है। अभी मैं दिखा दूंगी उसका डायग्राम आपको। Dip the free end of the glass in containing freshly prepared lime water. What changes do you observe? We discuss, इसकी हमने एक वीडियो मैं दिखाती हूँ इस एक्टिविटी के लिए।
In order to take my girlfriend out for a nice dinner, I had to do sometimes. That's fine. तो ये इसने apparatus लिया, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में इसने क्या लिया, कुछ फ्रूट का जूस या चीनी का पानी लिया है, और इसको इस तरीके से ये जो कॉर्क लकड़ी का होता है इससे बंद कर दिया, ढक्कन कह लो। तो इसमें ऊपर इसने एक कीप लगा रखी है, और यहाँ से एक ये मुड़ी हुई कांच की नली इस वाले छोटे टेस्ट ट्यूब में आ रही है, और इसमें से जो भी गैस निकलेगी वो इस वाले टेस्ट ट्यूब से यहाँ से यूं होते हुए यहाँ पे आएगी, इसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, और इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। तो ये कह रहा है, अब इसको इसने कैसे सेट किया है कि एक स्टैंड में इसको लगा दिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, जब हमने एक फ्रूट जूस के अंदर यीस्ट डाला है, तो यीस्ट एक बैक्टीरिया है जो कि एक्टिव है, जीवित है। उसको जब उसको फूड मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा जो कि जूस या चीनी के पानी के रूप में है, तो वो सांस लेने लगेगा और उसकी संख्या बढ़ने लगेगी। जब वो सांस लेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें सांस लेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इस चूने के पानी में आएगी, और चूने के पानी का कलर फिर दूधिया हो जाएगा। इसमें भी ये वही बात बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्टिविटीज है, श्वसन से संबंधित ये एक्टिविटी थी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। सिर्फ खाने से ऊर्जा नहीं मिलेगी, उसके लिए एक और स्टेप हमारा शरीर करता है जिसे हम श्वसन कहते हैं। हमने जो खाना खाया वो पच गया, फिर वो खून में मिल गया फाइनली, और फिर खून उसको एक एक कोशिका तक लेके जाता है। अब एक एक कोशिका में वो खून लेके जब फूड को जा रहा है, खाने को जा रहा है, तो वो न्यूट्रिशन लेके जा रहा है, पोषण लेके जा रहा है। तो उसमें प्रोटीन जा रहे हैं, अमीनो एसिड जा रहे हैं, वसा जा रहा है, जो कि पाचित हो चुका है, उसका पाचन ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका जो जूस है, जो उसका पोषण है, वो कोशिकाओं में जा रहा है। अब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। यहाँ पे होता है मैजिक। ये मैजिक क्या होता है, जब हमने सांस ली तो हमारा जो खाना खाया था, जो पोषण था, उससे ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। इस ऊर्जा बनाने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। और इस ऊर्जा बनने में 3-4 स्टेप होते हैं। वो क्या स्टेप है कि जब हमने खाना खाया, पाचन के बाद वो ग्लूकोज के रूप में आ गया, तो अगर हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में या सजीवों के शरीर में बात हो रही है, तो वो कोशिकाओं का एक कोशिका अंगक होता है, आपको याद होगा, उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, तो हमारे ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में जो भोजन जा चुका है पाचन होने के बाद, जो कि ग्लूकोज के रूप में जाता है, तो यह है ग्लूकोज। ये हमारे कोशिका में गया, साइटोप्लाज्म में गया, कोशिका के जो तरल भाग है उसमें गया, और फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन की वजह से टूटेगा पायरुवेट में। जो कि ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन के अणु है, और जो पायरुवेट है उसमें 3 कार्बन के अणु है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, तो ये टूटने के बाद ये पहले ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर यानी कि पानी में, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा में। तो हमने भोजन खाया तो हमें ऊर्जा मिली, लेकिन कब मिली, जब हमने ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन किससे दे रहे हैं, श्वसन से दे रहे हैं। तो श्वसन का मतलब है कि शरीर में ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना श्वसन कहलाता है।
अगर यही पायरुवेट कोशिकाओं में जाने के बाद, ये जो ग्लूकोज है कोशिकाओं में जाने के बाद पायरुवेट में गया और यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन नहीं थी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, जो कि कीटाणुओं में हो सकता है, होता ही है, जैसे कि यहाँ पे ईस्ट लिखा है, जो अभी एक्टिविटी में देखा कि ईस्ट को हमने डाला तो बिना ऑक्सीजन के भी उसने सांस ले ली। तो इसमें क्या होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट का क्या हो जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, जिसको अल्कोहल भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा बनेगी। ठीक है, इथेनॉल में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। अब मान लीजिए ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में और ऑक्सीजन है लेकिन कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होती है, ये हमारी मांसपेशियों में हो जाती है, जब हम दौड़ लगाते हैं, खेलते हैं या रस्सी कूद लेते हैं या कोई भी ज्यादा काम कर लेते हैं, मान लो घर में साफ सफाई हो रही है, सफेदी हो रही है, या आप बहुत खेल लिए हो, क्रिकेट खेल लिया, लंगड़े खेल लिए, कुछ भी किया, तो आपको रात को या शाम को ना पैरों में या कंधों में या बाजू में कहीं ना कहीं पेन हो जाता है, वो मांसपेशी में पेन होता है। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन की, जब आप भाग रहे थे तो आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जो कि भागने की वजह से आपने पूरी सांस पे तो ध्यान दिया नहीं, सांस पूरी नहीं ली, भागते रहे तो, या खेलते रहे या काम करते रहे, तो कोशिकाओं में पूरी ऑक्सीजन नहीं जा पाई। अब ऑक्सीजन की हो गई वहां पे कमी, तो ये जो पायरुवेट है ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें कि 3 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और एनर्जी मिलेगी। एनर्जी तो मिलेगी लेकिन लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। अब जहां जहां लैक्टिक अम्ल बनेगा वहां वहां हमें दर्द होगा। अगर हाथ का काम किया तो हाथ में दर्द हो सकता है, पैरों का काम किया यानी कि चले हैं, दौड़े हैं, खेले, तो पैरों में दर्द हो सकता है। तो जहां भी लैक्टिक अम्ल बन जाएगा वहां पे दर्द होगा। तो इस लैक्टिक अम्ल को वापस हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में तोड़ना जरूरी है। तो हम गर्म पानी से सिकाई करते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टिक अम्ल हमारे जो मांसपेशियों की जो खून की नलियां हैं, नसें हैं, वो खुल जाती हैं और ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे चली जाती है, और ऑक्सीजन मिलने की वजह से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में वो लैक्टिक अम्ल टूट जाएगा और इससे एनर्जी भी मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तरह तरह के तरीकों से ग्लूकोज का विखंडन होना, ठीक है। अभी जो एनर्जी हमारी कोशिकाओं में बनी, रेस्पिरेशन श्वसन कहाँ हुआ, कोशिका में हुआ, ठीक है। रेस्पिरेशन के यानी कि श्वसन के 2 हिस्से, एक है सांस लेना, एक है सांस छोड़ना। अब सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर गई और सांस छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। जब हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो ये ग्लूकोज को, ये हमारी कोशिकाओं में जा रहा है, खून में मिल जाती है, खून से कोशिकाओं में जाती है, कोशिकाओं से ये कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में एनर्जी में टूट जाती है। तो पहला स्टेप है सांस लेना और छोड़ना, दूसरा स्टेप है कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होना, श्वसन कहलाता है। तो एक पदार्थ बनता है जिसको हम कहते हैं एटीपी, ठीक है, जो कि एक फ्यूल की तरह, एक ईंधन की तरह काम करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो एटी के रूप में होती है, जैसे पैसे रुपए के रूप में होते हैं या डॉलर के रूप में होते हैं, इसी प्रकार ऊर्जा की करेंसी या मुद्रा एटीपी होती है। एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। बाद में एटीपी टूटता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। एटीपी एनर्जी की, ऊर्जा की मुद्रा है कोशिकाओं के अंदर, कोशिकीय श्वसन, कोशिकाओं के काम करने के लिए, कोशिकीय प्रक्रम में। इससे जो एनर्जी निकलती है इससे एटीपी बनता है, और एटीपी से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा कब बनेगा, जब एडीपी प्लस फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा और एनर्जी खर्च होगी तो उसमें एडीपी में फॉस्फेट जुड़ जाएगा और एटीपी बन जाएगा। तो पी फॉर फॉस्फेट है। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसमें एटीपी का यूज होता है। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा टिपिकल है। देखो, हमने खाना खाया, उसका ग्लूकोज बना, ग्लूकोज गया कोशिकाओं में खून के द्वारा, ठीक है। अब खून लेके गया वहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा और उससे एटीपी या ऊर्जा बन गई। अब ये एटीपी जो बना, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसमें एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनाने के लिए फॉस्फेट एक एडीपी, जो एटीपी से छोटा
कम परमाणुओं वाला एक पदार्थ है एडीपी, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो एटीपी बन जाता है। बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में, अभी इतना जानो कि एडीपी और फॉस्फेट मिलके और एनर्जी का प्रयोग करके एटीपी बनता है, ठीक है। और जब एटीपी टूटता है, जब एटीपी टूटता है तो एक एटीपी के अणु के टूटने से 30.5 किलो जूल ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है। जैसे कि बैटरी हमारे को फोन चलाती है और बहुत सारी चीजें चलाती है, लाइक टॉर्च वगैरह, घड़ी, तो कितनी एनर्जी मिलती है, ऐसे हमारे शरीर को भी एनर्जी मिलती है। तो और इस एनर्जी को हम खर्च कर लेते हैं चलने में, बोलने में, सोने में, देखने में, दिल के धड़कने में, दिमाग के काम करने में, हर काम में ये एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। अब एक्टिविटी 6.6 इसमें कहता है कि एक फिश को देखो एक्वेरियम के अंदर। एक्वेरियम क्या, एक वो जो होता है ना कांच का बॉक्स जिसके अंदर मछलियां रखी होती हैं, उसमें ऑक्सीजन चल रही होती है, हवा चल रही होती है, तो उसे कहते हैं एक्वेरियम, जहाँ मछलियां पाल के रखी जाती हैं, ठीक है। अब वहां पे वो खुले होते हैं, अब जो फिश होती है वो ऐसे कर देती है, सारे दिन अपना मुंह चलाते रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। तो वो क्या कर रही होती है, वो अपने पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेती है। उसके अंदर हमारी तरह नाक नहीं है सांस लेने के लिए, फेफड़े नहीं है, उसके अंदर एक अलग अंग पाया जाता है जिसको गिल कहते हैं, GILL, गिल, गापी छोटे की मात्रा और ला गिल, ठीक है। इनमें से पानी अंदर जाता है और वो जो है ऑक्सीजन को उसका शरीर पकड़ लेता है, ठीक है। तो बहुत बार ये ऐसे ऐसे करती रहती है और वो ज्यादा करती है क्योंकि उसको पानी में खुली ऑक्सीजन लेनी है, हम कम बार करते हैं क्योंकि हमारे को हवा में से ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो मछली जल्दी जल्दी सांस क्यों लेती है, क्योंकि मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेती है जिसकी मात्रा कम होती है हवा की अपेक्षा, यानी कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए जो जलीय जीव होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। More to know, using tobacco directly or any product of tobacco in the form of cigar, cigarette, bidi, hookah, gutka is harmful. Use of tobacco most commonly affects the tongue, lungs, heart, and the liver. Smokeless tobacco is also a major risk factor for the heart attacks, strokes, pulmonary diseases, and several forms of cancer. There is a high incidence of oral cancer in India due to the chewing of tobacco in the form of gutka. स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड प्रोडक्ट। अगर जो तंबाकू होता है उसको खाने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी खाएंगे, गुटखा के रूप में, सिगरेट, सिगार के रूप में, हुक्का के रूप में, बीड़ी के रूप में, तो ये हमारे जीभ के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे दिल के लिए और हमारे यकृत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसकी वजह से हमको हार्ट अटैक भी आ सकता है और सांस से संबंधित रोग भी हो जाते हैं, और गुटखा खाने से मुंह में कैंसर भी हो जाता है और इंडिया में बहुत होता है, इसलिए कृपया करके ऐसी चीजों को ना कहिए। अब मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्य कैसे सांस लेता है। तो आपको पता ही है आप कैसे सांस लेते हो, नाक से लेते हैं, ठीक है, नाक से लेनी है, मुंह से नहीं लेनी है। नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और उसमें एक चिकना पदार्थ होता है जिसे श्लेष्मा कहते हैं। जब हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं तो बाल और श्लेष्मा छोटे छोटे धूल, मिट्टी, पोल्यूशन को रोक लेता है और साफ शुद्ध हवा अंदर जाने देता है। मुंह से लेंगे तो मुंह में ऐसे कोई बाल वाल नहीं होते हैं, आपको पता ही है, तो उससे गंदगी अंदर चली जाएगी, इसलिए मुंह से कभी सांस नहीं लेनी चाहिए। तो ये मनुष्य का श्वसन तंत्र का एक चित्र है। तो ये नाक है, नेजल पैसेज, ये वाला, ये दो हमारे नासिका द्वार है, ये नाक नेजल पैसेज है। फिर ये अंदर जाके ये मुड़ टर्न हो जाता है और यहाँ पे श्वास नली आती है। ये श्वास नली आगे जाके दो भागों में ये और ये टूट जाती है और ये फिर जैसे पेड़ की जड़ें या पेड़ की शाखाएं होती है ना, ऐसे शाखाओं में दोनों जगह होते हैं। इन दोनों हिस्सों को, गुहिकाओं को फुफ्फुस या फेफड़ा कहते हैं। और ये फेफड़े इन पसलियों की जो हड्डियों का एक ढांचा या पिंजरा होता है इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सांस लेने के लिए जरूरी है, इसलिए इसको सुरक्षित रहना आवश्यक है।
राइट, ठीक है बेटा, ओके। आगे चलते हैं। अब जो हमारे लंग्स हैं, ये जो फेफड़े हैं, इसके अंदर ये जो श्वास नली या ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया में यहाँ पे देखो रिंग रिंग बने हुए, गोल 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 बने हुए, ये लाइन, फिर ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इनको रिंग ऑफ कार्टिलेज, उपास्थियों का वलय कहते हैं। ये इसको जो हमारी श्वास नली है उसको फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन प्रदान करता है। ये ठोस नहीं होता है, लचीला होता है, जिससे कि सांस हवा जो है आराम से अंदर आना जाना कर सके। अब ये जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं इसके श्वास नली की, इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ये जब बिल्कुल जहाँ खत्म होते हैं ना, लास्ट जो इसका एंड पॉइंट होता है, उसको एल्वियोलाई कहते हैं। ये अंगूर के गुच्छे की जैसी रचनाएं होती हैं। तो यहाँ से हमारी सांस, हवा, ऑक्सीजन, या हम हवा अंदर लेते हैं नाक से, वो फिर श्वास नली से होते हुए यहाँ आती है, फेफड़ों में, फुफ्फुस में आती है, और ये जो लास्ट में एल्वियोलाई में जाती है। और एल्वियोलाई की जो परत है वो इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि यहाँ पे जो खून होता है वो उस खून उसमें से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ, क्योंकि जो खून है उसमें होता है आयरन, लोहा, और लोहा ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। और खून क्योंकि दौड़ता रहता है हमारे शरीर में, तो ये ऑक्सीजन को लेके हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है, यहाँ सिर में, आंखों में, हर जगह, हर कोशिका में लेके जाता है। ठीक है, जब एयर अंदर जाती है और बाहर आती है तो हमारे लंग्स के अंदर एक कुछ हवा बच जाती है, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, देखो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, उसके बीच में जो गैप होता है ना, थोड़ा सा सांस के बीच में, उसमें जो बची हुई ऑक्सीजन है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वो हमारे शरीर में काम आती है। जब हमारे जैसे जैसे जीव के शरीर का साइज बड़ा होता है, तो जो परासरण विधि है, परासरण विधि यानी कि जैसे कि आप मान लो पानी गिर गया, ठीक है, तो आप पानी पे क्या डालते हो, कपड़ा डाल देते हो, तो सारा पानी कहाँ चला जाता है, कपड़ा उसको सोख लेता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है ना, बहुत सारे छोटे छोटे जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उनको सांस लेने के लिए नाक नहीं है, फुफ्फुस नहीं है, एल्वियोलाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनके हवा ऐसे ही बस वो हवा टकराती है और हवा उसके अंदर चले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो ऐसे ही बाहर, देख बस यूं गई और यूं ही आ गई, गई आ गई, गई आ गई, ऐसे आते रहती है। लेकिन हमारे अंदर इतनी सारी कोशिकाएं हैं, तो हम इतनी सारी कोशिकाओं के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि परासरण विधि द्वारा, लेकिन टच, हवा टच हुई और ऑक्सीजन अंदर गई, ऐसा नहीं, क्योंकि इतनी सारी कोशिकाएं, सबको ऊर्जा चाहिए, सबके अंदर ग्लूकोज है, सबके अंदर ऑक्सीजन जानी चाहिए, तभी उसको ऊर्जा मिलेगी, तभी वो कोशिका जीवित रहेगी, नहीं तो कोशिका मर जाएगी, और कोशिका मर जाएंगी तो अल्टीमेटली हम भी मर जाएंगे। इसलिए परासरण विधि जटिल जीवों में पर्याप्त नहीं होती, इसलिए हमारे शरीर में फुफ्फुस पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन को खून की सहायता से शरीर के हर अंग तक, हर कोशिका तक पहुंचाते हैं। और कौन सा खून का कौन सा अंग है जो ऑक्सीजन को पकड़ता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर भी जो लाल कलर है हीमोग्लोबिन, उसमें भी आयरन है, आयरन की वजह से वो लाल है, उसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी फिर शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, खून में घुल जाके आ जाती है वापस, और हम उसको बाहर सांस के द्वारा बाहर छोड़ देता है, उच्छ्वास द्वारा, यानी कि सांस बाहर छोड़ना मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। ठीक है जी, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। अगला है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, अगली वीडियो में इसको करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और एक्टिविटी 6.1 6.4 आपको समझ आ गई होगी। तो अगला ट्रांसपोर्टेशन, या हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थानांतरण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें दिल के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, और पौधे कैसे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। अब जड़ों में पानी डालते हैं तो पत्ते तक पहुंच जाता है, पत्ते खाना बनाते हैं तो हर भाग तक पहुंच जाती है।
तो ये आवागमन पदार्थों का हवा का कैसे होता है, हमारे शरीर में कैसे आवागमन होता है पदार्थों का, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बेटा।